Hello everyone, I am Poonam Singh and welcome to माँ अन्नपूर्णा क्लासेस। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो यूपी टेट का जो पेपर हुआ था 2021 में उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, तो मैं आपको वो पूरा ही कंप्लीट करवाने वाली हूँ। सभी लोग साथ में बने रहेंगे। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसके लिए क्या करनी है, मेहनत करनी है। सक्सेस की क्या खास बात होती है, सक्सेस की खास बात होती है कि जो भी मेहनत करता है उस पर ये क्या होती है, फिदा होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी एक एक क्वेश्चंस को करेंगे, मेरे साथ करेंगे, एनर्जी के साथ करेंगे। सभी लोग चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बहुत ही एक गुड न्यूज़ है। हम सभी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतना सपोर्ट करेंगे। इतने कम डेज़ में आप लोगों ने हमारे जो 1 के सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट करवा दिए। उसकी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग एक नोटबुक पेन कॉपी लेके बैठेंगे, ऐसे कोई नहीं देखेगा। सभी लोग क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से पूरी क्लास को अटेंड करेंगे। सभी एक एक क्वेश्चंस को मैं पढ़ूंगी, आप भी साथ में पढ़ेंगे। प्रॉमिस करिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगी कि आप भी करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, मेरे साथ पढ़िए। पहले क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में कहाँ स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट अंटार्कटिका, ऑप्शन सेकंड एशिया, ऑप्शन थर्ड ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन फोर्थ उत्तरी अमेरिका। अब ये क्वेश्चन आपको बताना है, जिसको भी आता है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर स्थित है। बताइए सभी लोग, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया, आपने महाद्वीप के बारे में पढ़ा होगा। ये एक महाद्वीप है। ये कैसा महाद्वीप है, ये सबसे छोटा महाद्वीप है। कैसा है, सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप। यहाँ की और क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, यहाँ सबसे छोटा महाद्वीप, यहाँ पर प्रवाल भित्ति पाई जाती है। क्या उसका नाम है, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप इसको क्या क्या करेंगे, याद रखेंगे और एक एक पॉइंट को आप नोट करेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ, प्रवाल भित्ति, ये क्या है, प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति। इस क्वेश्चन को आपने बहुत ही अच्छे से कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अब आपको बताना है। ए ए ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, टैगा। ऑप्शन बी में आपको क्या दिया गया है, टुंड्रा। ऑप्शन सी में आपको क्या दिया गया है, मीडोज। और ऑप्शन डी में आपको क्या दिया गया है, स्टेपीज। अब आप बताएंगे कि जो यूरोप है, दक्षिण पूर्व यूरोप, यहाँ पर जो घास का मैदान है उसको क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ये आप सभी को ही पता होगा, स्टेपीज। क्या कहते हैं, स्टेपीज। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका है, और साउथ अमेरिका क्या बोला जाता है, प्रेरी। और साउथ अमेरिका में जो दक्षिण है, पंपा। क्या बोला जाता है, आप इसको कैसे याद रखेंगे, पा से। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पा से इसकी स्टार्टिंग होती है, और इसकी स्टार्टिंग भी कहाँ से होती है, पंपा, पा से होती है। तो आप थोड़ा सा हिंट है अपने माइंड में याद रखेंगे तो आप ये कभी भी नहीं भूलेंगे। इसमें भी अमेरिका है, अमेरिका है, पा से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो आप बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे और लंबे टाइम तक ये आपको याद रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड।
दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट माउंट कोटोपैक्सी, ऑप्शन सेकेंड माउंट एटना, ऑप्शन थर्ड माउंट एकांकागुआ, ऑप्शन फोर्थ माउंट किलिमंजारो। अब आपको ये क्वेश्चंस बताना है, आप नोट करते हुए चलेंगे, इस प्रीवियस क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है, तो ये कौन सी है, माउंट जो एकांकागुआ है ये है। और ये किस पर्वतमाला में है, जो सबसे बड़ी पर्वतमाला है एंडीज, किस में है, एंडीज में है। ये सबसे बड़ी पर्वतमाला है, कैसे है, सबसे बड़ी ये पर्वतमाला है। माउंट कोटापैक्सी ये कहाँ पर है, ये इक्वाडोर, इक्वाडोर। और माउंट एटना इटली, कहाँ पर है, इटली। माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका में पड़ता है, कहाँ पर, तंजानिया, तंजानिया। एक एक पॉइंट को आप नोट करेंगे और कमेंट भी करेंगे, जो भी आपको क्वेश्चंस पता होते हैं, जो भी आपको आता है। अपने ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कर लिया, इसमें जितना भी था सभी डिस्कस हो गए, जितने भी पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब आपको बताना है कि ये आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, यूग्लिना में, हाइड्रा में, जेलीफिश में या साइकॉन में, किस में पाया जाता है क्लोरोफिल, यूग्लिना में, यूग्लिना में। जिस तरीके से अमीबा, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होते हैं, उसी टाइप से यूग्लिना क्या है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। ये क्या है, ये एक हरा प्रोटोजोआ है, इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, उसका रीजन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ये इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, उसका रीज़न ये होता है कि ये जो पाया जाता है जहाँ पर शैवाल की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर ये पाया जाता है यूग्लिना। तो ये आपने बहुत अच्छे से कर लिया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, सभी को, ऑलमोस्ट सभी को। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जो बेसिक नॉलेज है, जो कंपलसरी है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, गौरैया, सारस, क्रेन, तोता। अब आपको बताना है, तो उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है सारस क्रेन, ये है। अगर आपसे बात की जाती है जो इंडिया है, इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, जो इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी है क्या है, ये तो आप सभी को पता होगा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर, क्या है, मोर है, ये आपको सभी को पता होगा। और ये अब इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आपसे राष्ट्रीय पक्षी पूछा गया था यूपी का, तो क्या हो जाएगा, सारस क्रेन। और आपसे भारत के बारे में पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो आप क्या बता देंगे, मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन फर्स्ट पैराथार्मोन, ऑप्शन सेकेंड थायरॉक्सिन, ऑप्शन थर्ड प्रोलैक्टिन, ऑप्शन फोर्थ में है सोमैट्रोट्रोपिन। इनमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा।
जो कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। इनमें ऐसा कौन सा, ये सभी हार्मोन्स हैं। ये क्या है, ये सभी हार्मोन्स हैं और जो कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। राइट ऑप्शन आपका होगा पैराथार्मोन। ये पैराथार्मोन है, ये किसको नियंत्रित करता है, कैल्शियम को। कैल्शियम के साथ साथ ये फास्फेट को भी नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है, फास्फेट को। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि कैल्शियम के साथ साथ ये फास्फेट को भी नियंत्रित करता है। पैरा जो थार्मोन है, इसका निर्माण कहाँ से होता है, जो थायराइड ग्रंथि होती है गले में, तो उसी के पार्श्व जो भाग होता है वहाँ से इसका निर्माण होता है पैराथार्मोन हार्मोन का हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ईवीएस में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चंस होते हैं। अब आप बताएंगे कि ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। किलोमीटर में आप मापते हैं ओजोन परत की मोटाई, डॉप्सन इकाई में मापते हैं, फैदम में मापते हैं, या प्रकाश वर्ष में मापते हैं। अब आपको ये बताना है। तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो मापते हैं डॉप्सन में। ओजोन परत का क्या काम होता है, आप सभी को पता है कि जो सूर्य से जो परावैंगनी किरणें आती है उससे क्या करती है, ये रक्षा करती है ओजोन परत। ओजोन परत की जो अधिकतम जो ऊंचाई है वो कितने किलोमीटर है, 50 किलोमीटर। कितने, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। और ये कहाँ पर पाई जाती है, ये समताप मंडल में पाई जाती है। इसकी स्थिति क्या है, स्थिति समताप मंडल में। समताप मंडल जो क्षोभ मंडल के बाद आता है, समताप मंडल, इसकी सी स्थिति हो गई। अब ओजोन, ओजोन का निर्माण कैसे होता है, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर। ऑक्सीजन के जो इसका निर्माण है, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, प्रॉमिस करिए। जितना आप बोलेंगे उतना आप सीखेंगे। अगर आपको आपका जो पेपर लगा है उसको आप क्रैक करना चाहते हैं एक बार में, तो आपको मेरे साथ मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप ख्वाब देखिए मेरा ये क्लियर हो जाएगा, मेरा ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मेहनत बिल्कुल मत करिए। हो जाएगा सपने में ऐसे ही पूरा, कैसे करोगे। एक एक क्वेश्चंस को पढ़िए अच्छे से और करिए, और नोटबुक लेकर अपनी जो भी है उसको लेकर बैठिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ आप पढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे, पढ़ेंगे। एक बार नहीं आता दोबारा पढ़ेंगे इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। गेहूं की, धान की, दलहन की, उपरोक्त सभी की। मेनली आपका क्वेश्चन क्या कहता है, आपका क्वेश्चन ये कहता है कि नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो किसकी जड़ों में उपस्थित होते हैं। गेहूं की, धान की, दलहन की, या जितने भी ऑप्शन दिए हैं इन सभी की। ये आपको मेनली बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा दलहन की। जो भी दलहनी फसलें होती हैं तो उनमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया का क्या नाम है, राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया, इस नाम को याद रखिएगा, ये आपको मिलने वाला है, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया। ये जो भी दलहनी जो फसलें होती हैं इनकी कहाँ पे, ये गांठों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, गांठों में पाया जाता है। और इस बैक्टीरिया का क्या नाम है, राइजोबियम है। ये आपसे क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है और संभवतः इस क्वेश्चन को आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप बहुत अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है। अब आपको बताना है कि इनमें से ये 4 आपको कवक
के नाम नियम दिए गए, इनमें से खाने योग्य कौन सा है? एगेरिक्स, पॉक्सनिया, म्यूकर, राइजोपस। इस क्वेश्चन को आपको बताना है। आपको मैं थोड़ा टाइम सोचने के लिए दे रही, आप सोचिए कौन सा होगा। इसका राइट ऑप्शन है एगेरिस। एगेरिस क्या है? एगेरिस क्या है? ये मशरूम की एक प्रजाति है। क्या है? मशरूम की एक प्रजाति। मशरूम की एक प्रजाति। और विश्व में कितनी प्रजातियां ऐसी पाई जाती है? 300 प्लस, 300 से ज़्यादा पाई जाती है। इनमें से कुछ विषैले होते हैं जिनको आप नहीं खा सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप खाद्य पदार्थ के रूप में इनका सेवन कर सकते हैं। तो कौन सा खाने योग्य कवक है? एगेरिस। म्यूगर नहीं है, और ये पॉक्सनिया भी नहीं है आपका, और राइजोपस भी नहीं है। तो आपका एक ऑप्शन बचता है, कौन सा? एगेरिकस। ये क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। जो मैंग्रोव जो पौधे हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? हिमालय में पाए जाते हैं, सुंदरवन में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, या फिर वर्षा वन में पाए जाते हैं। अब आपको ये बताना है। मैंग्रोव पौधे हैं, आप सभी को पता होगा, आई होप। सुंदरवन। कहाँ पर पाए जाते हैं? सुंदरवन। अब जो मैंग्रोव वन होते हैं ये कहाँ पर पनपते हैं? ये पनपते हैं खारे पानी में। और खारा पानी आपको कहाँ मिलेगा? समुद्री जो इलाका होगा, समुद्र के किनारे का जो क्षेत्र होगा, वेस्ट बंगाल साइड जो, और जो वे ऑफ बंगाल है, तो उसी के आसपास ये आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, जहाँ पे खारा पानी ज़्यादा होता है, वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? मैंग्रोव पौधे मिलेंगे। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छे से सभी लोग बने रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस कुल में वित्तीय लग्न बीजान्यास पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट वृश्चिकेशी, ऑप्शन सेकेंड मालवेशी, ऑप्शन थर्ड एस्टोरिशो, ऑप्शन फोर्थ सोलेनेशी। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है आपका ब्रेसिकेसी। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पढ़िए, सभी लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनॉक्सी श्वसन क्या होता है? अवायवी श्वसन क्या होता है? इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज, एथिल अल्कोहल, मैलिक एसिड, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको इस क्वेश्चन का मुझे राइट ऑप्शन बताना है, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? वैसे तो इसका जो आंसर होता है वो आप ग्लूकोज को लगा सकते हैं। किसको लगा सकते हैं? ग्लूकोज को, ग्लूकोज। लेकिन आयोग ने इसका आंसर जो माना है वो इन दोनों को माना है। किसको माना है? बोथ, दोनों को माना है। बोथ, दोनों को सही माना है। तो आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को इस तरीके से टैकल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये आपको बता रहा है कि 1906 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, या किसके द्वारा ये स्थापना की गई थी? जो महिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना। ऑप्शन फर्स्ट आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ऑप्शन सेकंड D.K. कर्वे ने की थी, ऑप्शन थर्ड आपके सामने है महादेव गोविंद रानाडे ने की थी, ऑप्शन फोर्थ आपके सामने है केशव चंद्र सेन ने की थी। तो आप सभी लोग मुझे बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा D.K. कर्वे। क्या होगा? D.K. कर्वे।
महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, क्या महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए इस महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसका ये उद्देश्य था कि नारी शक्ति को क्या है, हमें बढ़ाना है सभी को मिलकर, तो उनके लिए जो एक प्रॉपर जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी को आता होगा, क्या आप सभी को आता होगा कि पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है, किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में आपको क्या दिया गया है, भगवान राम से ये रिलेटिव है। ऑप्शन सेकंड में आपको दिया गया है भगवान विष्णु से, इससे ये रिलेटिव है। ऑप्शन थर्ड में आप दिया गया है भगवान शिव से रिलेटिव है। ऑप्शन फोर्थ भगवान जगन्नाथ से रिलेटिव है। अब आपको इसका ऑप्शन, पहले आप इस पर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। आपके पास कुछ टाइम है, आप सोचिए क्या होगा। पुरी की प्रसिद्ध जो रथ यात्रा है वो भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। किससे संबंधित है, भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या होगा, वो ये होगा, भगवान जगन्नाथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी लोग पढ़ेंगे मेरे साथ, एनर्जी के साथ सभी लोग बने रहेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। एक बार नहीं समझ आता, अब इसको 2 बार करिए। कुछ चीज़ें नहीं समझ आती हैं तो गूगल करिए, पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, बट आपको पढ़ना है और प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से करके जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई करें तो उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करिए और प्रीवियस ईयर पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो कहीं ना कहीं पैटर्न आपका प्रीवियस ईयर का रहता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर एक बार अच्छे से कर लिया तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपका स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, बाकी सभी से जिसने प्रीवियस ईयर्स नहीं लगाया है, जो डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम देता है जाके, उनकी कंपैरिजन में। आगे देखिए, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है, ये आपको बताना है कि नासिक में क्या लगता है। आप सभी को पता है कुंभ मेला लगता है, क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है। तो ये किस नदी पर लगता है। ऑप्शन फर्स्ट में शिप्रा, ऑप्शन सेकंड में आपको दिया गया है नर्मदा, ऑप्शन थर्ड में आपको दिया गया है गोदावरी और ऑप्शन फोर्थ में आपको दिया गया है ताप्ती। अब आपको बताना है कि जो नासिक में कुंभ मेला लगता है वो किस नदी के तट पर लगता है। आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, गोदावरी। क्या होगा, गोदावरी। और कहाँ पर लगता है, छिप्रा। जो छिप्रा भी इसको बोलते हैं और शिप्रा भी बोलते हैं, ये उज्जैन में। कहाँ पर, उज्जैन में। हरिद्वार में लगता है, कहाँ पर लगता है, और हरिद्वार में। किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। कहाँ पर, गंगा नदी के किनारे। 4 स्थान पर लगता है, आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा, सभी लोगों को पता होगा। प्रयागराज, प्रयागराज में इसका और लगता है, यहाँ पर जो संगम है, जो गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है, गंगा प्लस यमुना प्लस सरस्वती, प्लस सरस्वती, यहाँ पर प्रयागराज में इन नदी के किनारे ये लगता है। और गंगा यमुना का जो संगम होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं देव प्रयाग। ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जाता है, देव प्रयाग। इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से टैकल किया है। अब जो हमारी सेशन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एनर्जी के साथ सभी बने रहेंगे और पढ़ाई करेंगे। अगर आपको आपका भविष्य बनाना है तो बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। अगर आप मिडिल क्लास से हो तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपको मेहनत करनी मतलब करनी है, 100% करनी है। इसके अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है संध्या क्या था। अब ये संध्या एक वर्ड दिया गया आपको, ये क्या था, अब आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में बोल रहे हैं कि जो संध्या है वो एक भजन है, या कह रहे हैं कि संध्या जो है वो एक अखबार है। और ऑप्शन थर्ड में कि बता रहे हैं कि संध्या क्या है, राजनीतिक दल है या फिर धार्मिक संस्था है। ये आपको बताना है संध्या क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसका जो सही है वो क्या होगा, अखबार।
जिस तरीके से अपने यहाँ पर दैनिक जागरण नॉर्मली जो आते हैं उसी टाइप से ये क्या है, संध्या है, लेकिन इसकी लैंग्वेज चेंज है। क्या चेंज है? लैंग्वेज चेंज है। अब आप कहेंगे कि लैंग्वेज चेंज है तो कौन सी लैंग्वेज में ये होगा? ये है बांग्ला। कौन सी लैंग्वेज है? बांग्ला। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट 100 सदस्य, ऑप्शन सेकेंड 110 सदस्य, ऑप्शन थर्ड 80 सदस्य, ऑप्शन फोर्थ 104 सदस्य। जो यूपी है, जो उत्तर प्रदेश है, उसमें जो विधान परिषद है उस कितनी संख्या है, कुल कितने मेंबर हैं, ये आपको बताना है। मैं आपको ये बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो विधान परिषद की जो सीटें हैं, जो संख्या है, वो यूपी में ही है। कितनी है? ये है 100। कितनी है? 100। यहाँ पर बात की गई है विधान परिषद के बारे में। किसके बारे में बात की गई है? विधान परिषद के बारे में, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके बारे में। इसका आर्टिकल क्या है? इसका अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद, इसका बर्डन अनुच्छेद जो आर्टिकल है 169 में है। कितने में है? 169 में है। ये आपको याद रखना है। इस टाइम की अगर मैं बात करती हूँ, सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में होगी। और कहाँ पर है ये? जो मेनली इस टाइम जो 6 जो स्टेट है वहाँ पर क्या है? विधान परिषद है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? आपसे ये मेनली क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय जो ध्वज संहिता है उसका आरंभ ये मतलब कब ये प्रभावी हुई? 26 जनवरी 2001 से, 26 जनवरी 2002 से, 15 अगस्त 2001 से, 15 अगस्त 2002 से। अब आप बताएंगे कि जो भारतीय ध्वज संहिता है वो कब से प्रारंभ हुई थी? तो ये आपकी प्रारंभ हुई थी 26 जनवरी 2002 से। कब? आपको क्या याद रखना है? क्या है यहाँ पर? 2002। और ये 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस वाला दिन है, और आपको ये ईयर याद रखनी है कि 2002 है। आप याद रखेंगे आई होप। जो झंडा जो जो अपनाया गया तो 22 जुलाई 1947 में इसको जो ग्रहण किया गया था, प्रभावी हुआ था ये 26 जनवरी 2002 से। झंडा गीत है वो श्यामलाल गुप्ता ने गाया है, उनके द्वारा इनको बनाया गया है। श्यामलाल गुप्ता, श्यामलाल गुप्ता। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? बहुत ही प्यारा आपका क्वेश्चन दिया गया है। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जन गण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? आपका ये क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट में आपको दिया गया है 24 जनवरी 1950। ऑप्शन सेकेंड में आपको दिया गया है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन थर्ड में आपको दिया गया है 15 अगस्त 1947। ऑप्शन फोर्थ में आपको दिया गया है 26 नवंबर 1949। अब आप बताइए क्या करेंगे? अब आप सभी बताएंगे कि कब अपनाया गया। जनगणमन, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों एक ही डेट को अपनाए गए थे। अब आप बताएंगे, मैंने आपको हिंट दे दिया। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों अपनाए गए थे। राष्ट्रीय गान जो जनगणमन, राष्ट्रीय गीत जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, और राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर। ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही रिपीटेड है अलग अलग एग्जाम्स में, कभी किसी एग्जाम्स में कभी किसी एग्जाम्स में ये आपसे पूछा जाता है। अब आप अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे।
क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया था, प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 17वीं लोकसभा की लोकसभा अध्यक्ष का नाम है, मतलब क्या नाम है? सुमित्रा महाजन, ओम बिड़ला, राजनाथ सिंह या अमित शाह? क्या है जो 17वीं लोकसभा थी? आपका राइट ऑप्शन होगा ओम बिड़ला। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, क्या है? रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री। अमित शाह गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। ये आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए, पढ़िए मेरे साथ। सभी लोग पढ़ रहे हैं, मैंने इतना आपको समझाया, इतनी चीज़ें आपको बताई, तो आप अगर एक सिंसियर है, बहुत ही ज़्यादा समझदार है, तो आप मेरे साथ इसको क्या करेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री? अब आपको बताना है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है, क्या जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, जो उसका जो चेयरमैन है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? पीएम होता है। इसके अगर मैं आर्टिकल की बात करती हूँ कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में किस अनुच्छेद में इसको रखा गया है, तो इसका अनुच्छेद है 263। 263। जो केंद्र और राज्य के बीच जब संबंध बनाने की स्थिति होती है, कोई भी मामला होता है, तो कहाँ पर जाता है? जो इंटर स्टेट काउंसिल के पास जाता है, वो इसको सॉल्व करता है। तो इन सभी प्रावधानों के लिए कि यहाँ इनका सोल्यूशन मिलेगा, तो उसके लिए किसकी स्थापना होती है? इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना होती है। और इसका जो चेयरमैन होता है वो पीएम होते हैं। कौन होता है? पीएम होते हैं। ये आपको याद रखना है। किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है? तो 263 आर्टिकल में इसकी बात की गई है, इसको आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, बहुत अच्छे से करेंगे। निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? कहने का मतलब है कि वो सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार, वो कहीं पर भी जा सकता है, किसी भी न्यायालय में। ऐसी पावर किसके पास है? किसके पास है? भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी या भारत का प्रधानमंत्री? अब आप बताएंगे। इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट ऑप्शन है, भारत का महान्यायवादी, भारत सरकार का सलाहकार। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है भारत सरकार का सलाहकार। क्या बोलेंगे आप? भारत सरकार का सलाहकार। सलाहकार। किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 76, अनुच्छेद 76। और जो भी सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट्स है, तो उसका क्या होता है? ये एक वकील होता है। किसके तौर पर वर्क करता है? वकील। और ये कहीं पर भी किसी भी राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में ये सुनवाई कर सकता है। ये इसके कार्य क्षेत्र में आता है। इसके एक तरीके की इसके पास पावर होती है। क्या होती है? पावर होती है। कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? आप पढ़ेंगे, बिना कहे पढ़ेंगे, मुझे पता है। वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, कौन सा है? यूपी में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? यूपी में। लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट से? आपको ये बताना है। कहाँ से एंटर करती है? मेरठ से, बुलंदशहर से, मथुरा से या फिर बिजनौर से?
इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, विजनौर। क्या होगा, विजनौर। एंटर करती है विजनौर से, लेकिन वहाँ जब एग्जिट करती है तो कहाँ से करती है, बताइए आप। इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे या मैं ही बता दूँ। चलो मैं ही बता देती हूँ, बलिया। बलिया एग्जिट कहाँ से करती है, बलिया से करती है। गंगा नदी, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो आप सभी को पता है जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड, उत्तराखंड में जो उत्तर कोशी पड़ता है वहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर से निकलती है। इसकी अगर मैं टोटल लेंथ के बारे में बात करती हूँ, कितनी टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 25 कितनी है, 25 किलोमीटर। आप इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 जो नदी है वो यमुना की सहायक नदी होगी, हेल्पिंग रिवर होगी, ट्रिब्यूटरी आप बोल सकते हो इसको। तो कौन सी है, एक जो सहायक नहीं है यमुना नदी की, गंडक, चंबल, बेतवा, केन। अब आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, इसीलिए मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी। जब हम रिवर्स का जो टॉपिक पढ़ेंगे तो कंप्लीट उसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी एक सेपरेट वीडियो में। अभी के लिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा गंडक, चंबल, बेतवा, केन ये सहायक नदियां हैं, हेल्पिंग रिवर हैं यमुना की, किसकी, यमुना नदी की। गंडक है ये किसकी हेल्पिंग रिवर है, ये है गंगा की, किसकी है, गंगा की। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस और बाकी है, हम लोगों ने बहुत सारे साथ में मिलकर क्वेश्चंस कर लिए हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको ये बताना है मुझे। नंदा देवी, केटू, गॉडविन एस्टिन, इसको बोलते हैं फुल नेम इसका, या फिर एटलस कॉमेट, क्या है इसका राइट ऑप्शन होगा केटू। इसकी ऊंचाई, चोटी इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 8611 मीटर। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा गया कि ऊंची चोटी, तो आपको हाइट इसकी पता होना क्या है, कंपलसरी है। तो जो मैं बता दूं कंपलसरी है मींस कंपलसरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपसे वर्ल्ड में पूछा जाता है तो आपको सभी को पता होगा, क्या होगा, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। लेकिन ये प्रॉपर आपसे भारत के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था तो K2 हो जाएगा 8611। अगर माउंट की बात करती हूँ, माउंट एवरेस्ट की, तो 884 8.50 समथिंग उसकी हाइट है। इस क्वेश्चन को देखिए, वह है पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जान चुके होंगे। ये जो सबसे छोटा महाद्वीप है, यहाँ पे प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो पाई जाती है वो विश्व की सबसे बड़ी है। और भी इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। उनमें से आपसे एक पठार के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया, एक पठार के बारे में, कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पठार स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट क्या कहता है, ऑप्शन फर्स्ट कहता है कोलोराडो, ऑप्शन सेकेंड किम्बरले, ऑप्शन थर्ड कटंगा, ऑप्शन फोर्थ पेंटागोनिया। अब आपको इस क्वेश्चंस को मुझे बताना है। आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे, सभी लोग बताएंगे, अच्छे से करेंगे। जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है उस पठार का नाम है किम्बरले। क्या है, किम्बरले, क्या है, किम्बरले। ये आपको याद रखना है। 27 क्वेश्चंस पर हम पहुंच चुके हैं, 3 क्वेश्चंस आपके और रिमेनिंग हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बुंदेलखंड पठार का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है।
ऑप्शन फर्स्ट हमीरपुर, ऑप्शन सेकंड ललितपुर, ऑप्शन थर्ड मिर्ज़ापुर, ऑप्शन फोर्थ झांसी। अब आप बताएंगे। बुंदेलखंड पठार के जो एरिया में नहीं आता है, उसका जो पार्ट नहीं है वो बताना है आपको। हमीरपुर आता है, हमीरपुर आता है, ललितपुर ये भी आता है बुंदेलखंड का जो पठार है उसमें, झांसी भी आता है। तो क्या बचता है आपके पास? एक ऑप्शन बचता है मिर्ज़ापुर, ये नहीं आता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो बुंदेलखंड पठार है उसके जो क्षेत्र में कौन नहीं स्थित है, उसके पार्ट्स में मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्य में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट उड़ीसा, ऑप्शन सेकेंड मध्य प्रदेश, ऑप्शन थर्ड उत्तर प्रदेश, ऑप्शन फोर्थ उत्तराखंड। अब आपको बताना है कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो दुधवा नेशनल पार्क है, वो कहाँ पर स्थित है? यूपी टेट दे रहे हो, स्पेशली यूपी के बारे में कुछ भी होता है तो इट्स अ कंपलसरी मस्ट, आपको आना चाहिए, इट्स मस्ट। कहाँ पर स्थित है बताइए। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में है। ये आपने बहुत अच्छे से ये कर लिया। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम था हेली। ये आप सभी को पता होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। और मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं, सतपुड़ा, पन्ना, कान्हा, बहुत सारे हैं यहाँ पर। जब डिस्कस करेंगे एक पूरा एक सेपरेट वीडियो आएगा नेशनल पार्क के ऊपर। किसके ऊपर? इस टाइम 105 प्लस है, आई थिंक 107 आपके नेशनल पार्क, तो उसकी एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी, उसमें पूरा डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, मुस्कुराते रहिए मेरे साथ। इस सेशन का इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप करेंगे मेरे साथ। मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? अब आपसे यहाँ डैम के बारे में पूछा गया है कि जो मैटूर जो बांध है, इसका निर्माण किस रिवर पर हुआ है, किस नदी पर हुआ है? आपके पास ऑप्शन फर्स्ट है वो गंगा नदी दिया गया है, ऑप्शन सेकेंड में कावेरी नदी दिया गया है, ऑप्शन थर्ड में महानदी दिया है, ऑप्शन फोर्थ में सतलज नदी दिया है। अब आपको ये बताना है मुझे, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आई होप आप सभी बताएंगे। अच्छा सोचिए और फिर बताइए। अब अपने माइंड में क्लिक कीजिए कौन सा होगा, गंगा, महानदी, कावेरी, सतलज, कौन सा होगा बताइए। मैटूर बांध का जो निर्माण है ये साउथ की एक रिवर है। क्या है? मैंने बहुत हिंट दे दिया आपको कि साउथ की रिवर है। क्या है? साउथ की रिवर है कावेरी। तो मैटूर जो बांध है वो कावेरी नदी पर, यहाँ पर इसका निर्माण हुआ है कावेरी नदी पर। तो इस क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से मेरे साथ आपने 30 क्वेश्चंस किए हैं ईबीएस के, यूपी टेट के, जो आपको प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया था। बहुत ही अच्छे से सभी हमने क्वेश्चंस किए हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आपका इतना सारा प्यार देखकर आप बस ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। आपकी जितनी भी क्लासेस है प्रॉपर वो आपको मिलती रहेगी। बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मिलकर करेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, अपने सपनों की उड़ान भरिए और अपने एक एक सपने को पूरा करिए। हम सभी आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।